आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए है। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी और टॉपिक हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और पार्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज 13 नंबर। हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट पॉइंट ओवरी अपना कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे ओविडक्ट एंड यूट्रियस। तो देखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड जो पॉइंट था वो कौन सा था? ओविडक्ट। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एंड वागिना। अब देखिएगा आप सभी ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आप लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या पढ़ी थी? स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ऐसे ये ओवरी था, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिएगा आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कंप्लीटली ओविडक्ट, यूट्रियस, एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन सब कुछ पढ़ा था। बट आपको एक एक चीजें डिफाइन करनी आनी चाहिए कि इस पर हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और यूट्रियस को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसलिए इसको एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट ओवरी था जिसको हमने पार्ट 11 और 12 के अंदर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 13 नंबर के अंदर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अब देखिएगा प्रत्येक जो ओवरी होती है उससे इस प्रकार क्या निकलती है? एक एक ओविडक्ट निकलती है। क्या निकलती है? एक एक ओविडक्ट निकलती है। ओविडक्ट का एक सिरा ऐसा होता है जो कि गर्भाशय के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये क्या है? गर्भाशय। ओविडक्ट का एक सिरा क्या होता है? ऐसा होता है जो गर्भाशय के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए कि ओविडक्ट की जो लंबाई है वो कितनी होती है? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी आप इसको किस प्रकार से डिफाइन करोगे कि ओवरी से यानी जो फीमेल होती है उसमें एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। प्रत्येक ओवरी से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक एक क्या निकलती है? कुंडलित संरचना निकलती है। क्या निकलती है? एक एक इस प्रकार से कुंडलित संरचना निकलती है। इस कुंडलित संरचना को ही अपन क्या नाम देते हैं? ओविडक्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस ओविडक्ट का एक सिरा ऐसा होता है जो कि यूट्रियस यानी गर्भाशय के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस सिरे को अपन इस्थमस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इस्थमस नाम देते हैं। किस सिरे को? यानी ओविडक्ट का एक भाग या एक सिरा ऐसा होता है जो कि यूट्रियस यानी गर्भाशय के साथ जुड़ा रहता है। इस सिरे को
अपन इस्तमस नाम देते हैं। जबकि दूसरा भाग यानी दूसरा सिरा ओविडक्ट का क्या होता है, स्वतंत्र होता है इस प्रकार से, और किस तरफ उपस्थित होता है, अंडाशय की तरफ उपस्थित होता है। ये जो पार्ट होता है जो अंडाशय की तरफ प्लस स्वतंत्र होता है वो अपन को कीप के आकार का दिखाई देता है। आप कीप तेल डालने वाली जिस कीप के द्वारा अपन किसी चीज के अंदर तेल डालते हैं यानी ऑयल ट्रांसफर करते हैं, उस समान ये पार्ट अपन को दिखाई देता है। यानी ये जो पार्ट होता है वो अपन को कीप के समान दिखाई देता है। इस पार्ट को अपन इनफंडिबुलम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इनफंडिबुलम नाम देते हैं। किस पार्ट को, कि ओविडक्ट का एक सिरा स्वतंत्र और किसकी तरफ होता है, ओवरी की तरफ उपस्थित होता है, जिसको इनफंडिबुलम कहा जाता है। जबकि जो दूसरा सिरा जो होता है उसको इस्तमस बोलते हैं। इस्तमस और इनफंडिबुलम के बीच का पार्ट एम्पुला कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। एम्पुला पार्ट के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। क्या होता है, एम्पुला पार्ट के अंदर निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिएगा इस कीपनुमा भाग के अंदर एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। इस छिद्रनुमा संरचना को ओस्टिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इस छिद्रनुमा संरचना को ओस्टिया बोला जाता है। आप चाहो तो जितने भी डायग्राम है उसके इंग्लिश टू इंग्लिश नाम लिखे गए, आप हिंदी में वैसे के वैसे लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नाम लिख लेना, और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है यही नाम आप लोग हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। और जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है वो ये नाम आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिएगा इनफंडिबुलम भाग के अंदर एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, इसको क्या नाम देते हैं, ओस्टिया नाम देते हैं। अब इस इनफंडिबुलम वाले भाग से क्या निकले रहते हैं, अंगुली के समान परवर्ध निकले हुए रहते हैं, जिन्हें फिम्बरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अंगुली के समान परवर्ध निकले हुए रहते हैं, जिनको फिम्बरी कहा जाता है। अब इस अंडवाहिनी की जो वॉल यानी जो भित्ति होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल यानी रोमापी उपकला कोशिकाओं की, रोमापी उपकला कोशिकाओं की, इसके अलावा श्लेष्मी कोशिकाओं की, श्लेष्मी या श्लेष्मा कोशिकाओं की बनी हुई होती है, ठीक है। इस प्रकार जो अंडवाहिनी होती है उसके फंक्शंस की अपन बात करें तो अंडवाहिनी का फंक्शंस क्या हो जाएगा, यानी ओविडक्ट का फंक्शंस क्या हो जाएगा, ओविडक्ट के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। सेकंड, ये अंडाणुओं को क्या करती है, न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करती है। इसके अलावा ये क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अंडवाहिनी के दो कार्य होते हैं। फर्स्ट ऑफ फंक्शंस की बात करें तो अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। सेकेंड ऑफ फंक्शंस, ये अंडाणुओं यानी ओयुन को पोषण यानी न्यूट्रिशन और इसके अलावा सेफ्टी यानी सुरक्षा प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसी के साथ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। थर्ड पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो है यूट्रियस यानी गर्भाशय, यूट्रियस यानी गर्भाशय। यूट्रियस या गर्भाशय क्या है, एक फूली हुई पेशीय संरचना है। क्या है, फूली हुई, और इसके अलावा क्या है, पेशीय संरचना है यानी मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यूट्रियस क्या है, खुली हुई पेशीय संरचना होती है, ठीक है। खुली हुई पेशीय संरचना होती है जिसके अंदर
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी परिवर्धन होता है। इसके अलावा एम्ब्रियो यानी भ्रूण को सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसके अंदर? यूट्रियस के अंदर। यूट्रियस के अंदर ही प्लेसेंटा का क्या होता है? निर्माण होता है। आपको फर्स्ट ऑफ ध्यान होना चाहिए, यूट्रियस क्या है? खुली हुई पेशीय संरचना होती है। इस यूट्रियस के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं? 3 आवरण पाए जाते हैं, जिनमें से बाह्य आवरण को पेरीमीट्रियम कहा जाता है। बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं? पेरीमीट्रियम बोला जाता है, जबकि मध्य आवरण को मायोमीट्रियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मायोमीट्रियम बोला जाता है। और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है। आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोला जाता है। ध्यान में रखना कि यूट्रियस यानी गर्भाशय के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण को पेरीमीट्रियम कहा जाता है, जो कि क्या होता है? पेशीय संरचना होती है या पेशीय आवरण होता है। मध्य स्तर को मायोमीट्रियम बोला जाता है। सबसे आंतरिक आवरण को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोला जाता है। एंडोमेट्रियम भी खुद 2 लेयर यानी 2 सूत्रों से मिलकर बना होता है। तो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो खुद 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब देखिएगा, इनमें से एक को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम, बेसिलस, और आंतरिक को बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, ध्यान में रखना। एंडोमेट्रियम स्तर है वो खुद 2 स्तरों से मिलकर बना होता है। बाह्य स्तर को जिनमें से स्ट्रेटम बेसिलस बोला जाता है, आंतरिक स्तर को स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहा जाता है। अब देखिएगा, मेनस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लड सेक्रेटरी फेज यानी रक्त चक्र की जो रक्तस्राव या ऋतुस्राव अवस्था होती है, उस दौरान क्या होता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो टूट जाती है। कौन सी लेयर? स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स का जो मलबा होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी टूटती है उस दौरान और श्लेष्मल झिल्ली भी टूटती है। इनका जो मलबा होता है वो यूट्रियस के अंदर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। इस मलबे को इस वेजाइना के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब देखिएगा, यूट्रियस के फंक्शंस की बात करें तो यूट्रियस के अंदर एम्ब्रियो का क्या होता है? डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का क्या होता है? डेवलपमेंट यानी भ्रूण का क्या होता है? परिवर्धन होता है। भ्रूण का क्या होता है? गर्भाशय के अंदर परिवर्धन होता है। इसके अलावा यह जो गर्भाशय होता है वो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा आप सभी जानते हो कि निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है, और जाइगोट में जब फर्स्ट क्लीवेज होता है तो 2 कोशिकाएं, फिर 2 में वापस से क्लीवेज होगा तो 4 में वापस से क्लीवेज होगा तो 4 से 8 में वापस से क्लीवेज होता है तो 16 कोशिकाएं। 16 कोशिकीय अवस्था को मोरुला कहा जाता है। यानी यह एक खोखली फुटबॉल के समान संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? मोरुला बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मोरुला बोला जाता है। अब देखिएगा, इस 16 कोशिका अवस्था में फिर से क्लीवेज होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी? 32 कोशिकीय अवस्था। 32 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला बोला जाता है। यह ब्लास्टूला ही माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर दसना क्या होता है?
प्रारंभ होता है और इम्प्लांटेशन यानी आरोपण की घटना संपन्न होती है। यानी जैसे ही ब्लास्टुला फीमेल के यूट्रियस के अंदर धंसना प्रारंभ हुआ तो वैसे ही इम्प्लांटेशन यानी आरोपण की घटना संपन्न होती है। आरोपण की घटना फर्टिलाइजेशन के छठे दिन संपन्न होती है। अब देखिएगा कि इस यूट्रियस के अंदर ही किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है। यानी भ्रूण और माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर के मध्य बनने वाली उत्तकीय संबंध को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोला जाता है। प्लेसेंटा का फंक्शंस की बात करें तो ये मेंट्रल ब्लड यानी माता के रुधिर में उपस्थित जितने भी न्यूट्रिएंट यानी पोषक पदार्थ होते हैं उसको एम्ब्रियो तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? प्लेसेंटा। ठीक है, इसी के साथ यूट्रियस भी कंप्लीट होता है। फोर्थ हम बात करते हैं वेजाइना की। किसकी? वेजाइना की। आप सभी जानते हो कि यूट्रियस के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। ये क्या है? वेजाइना। ये क्या है? यूट्रियस सर्विक्स। यूट्रियस सर्विक्स। आप सभी जानते हो कि ये क्या है? यूट्रियस। यूट्रियस के नीचे वाला भाग यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। कौन सा पार्ट? यूट्रियस के नीचे वाला भाग यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। अब देखिएगा गर्भाशय ग्रीवा होती है वो नीचे की ओर एक पेशीय नलिका नुमा संरचना के अंदर खुलती है। यानी यूट्रियस सर्विक्स जिसको हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है। गर्भाशय ग्रीवा जो होती है वो नीचे की ओर एक नलिका नुमा संरचना में खुलती है जिसको वेजाइना कहा जाता है। किसको बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? वेजाइना बोला जाता है यानी योनि कहा जाता है। वेजाइना होती है वो एक पतली झिल्ली के द्वारा बंद रहती है जिसको हाइमन कहा जाता है। इस पतली झिल्ली को क्या बोलते हैं? हाइमन कहा जाता है। यह जो हाइमन होती है वो शारीरिक परिश्रम और इसके अलावा मैथुन के समय क्या हो जाती है? फट जाती है। ठीक है, जो हाइमन होती है वो शारीरिक परिश्रम और मैथुन के समय क्या हो जाती है? फट जाती है। इसी के साथ वेजाइना कंप्लीट होती है। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग। ये स्ट्रक्चर किसकी है? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल्स की। यानी जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है? एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ फीमेल या एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं ओवरी हो गई, ओविडक्ट हो गया, यूट्रियस और वेजाइना। फिफ्थ नंबर पार्ट एक्सटर्नल जेनेटाइल
ऑर्गन बाह्य जननांग, बाह्य जननांग। हमारा जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एक्सटर्नल जेनिटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग। तो ध्यान रखिएगा, फीमेल के जितने भी बाह्य जननांग होते हैं यानी मादा के बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से भग या वल्वा बोला जाता है। आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, फीमेल यानी मादा के जितने भी एक्सटर्नल जेनिटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग होते हैं उसको सम्मिलित रूप से भग या वल्वा कहा जाता है। अब देखिए इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ रहेगा अपना क्लाइटोरिस, सेकंड लेबिया मेजोरा और थर्ड रहेगा लेबिया माइनोरा। अब देखिएगा क्लाइटोरिस क्या होता है, यह मेल के पेनिस के समान, किसके समान, मेल के पेनिस के समान यानी सीसन के समान क्या होता है, अवशेषी अंग होता है। क्या होता है, अवशेषी अंग होता है। ध्यान से समझिएगा, क्लाइटोरिस क्या होता है, नर के सीसन के समान अवशेषी अंग होता है जिस पर क्या होती है, स्पर्श कणिकाओं की क्या पाई जाती है, अधिक संख्या पाई जाती है। ये स्पर्श कणिकाएं क्या करती है, मैथुन यानी कोपुलेशन के समय, मैथुन के समय मादा में यानी फीमेल में उत्तेजना उत्पन्न करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो क्लाइटोरिस नर के सीसन के समजात अवशेषी अंग होता है जिसके ऊपर स्पर्श कणिकाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। ये स्पर्श कणिकाएं क्या करती है, मैथुन के समय जो फीमेल यानी जो मादा होती है उसमें उत्तेजना उत्पन्न करने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लेबिया मेजोरा की। तो लेबिया मेजोरा क्या होती है, वेजाइना के बाहर की ओर यानी योनि के बाहर की ओर बड़ी होठ के समान उभरी हुई संरचना इस प्रकार से पाई जाती है जिसको लेबिया मेजोरा कहा जाता है। यानी वेजाइना को हिंदी में योनि बोलते हैं, योनि के बाहर की ओर इस प्रकार से बड़ी होठ के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसको लेबिया मेजोरा बोला जाता है। जबकि लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर देखा जाए तो छोटी होठ के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिनको लेबिया माइनोरा बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार अब देखिएगा वेजाइना के चारों ओर क्या पाया जाता है, हेयर्स पाया जाता है। इधर आपको एनस दिखाई दे रही है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 11th क्लास के अंदर पढ़कर आए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक था एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड था एसेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या थी, एक नलिकानुमा संरचना थी जो कि माउथ यानी मुख से लेकर कहां तक फैली हुई थी, गुदा यानी एनस तक फैली हुई थी। ठीक है, माउथ एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट था, एनस यानी गुदा एलिमेंट्री कैनाल का क्या था, लास्ट पार्ट। ठीक है, जिसके द्वारा अपचित भोजन को समय समय पर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसी के साथ एक्सटर्नल जेनिटाइल ऑर्गन कंप्लीट होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। एसेसरी ग्लैंड आप सभी जानते हो, फीमेल के अंदर कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड पाई जाती है, बर्थोलिन और इसके अलावा ब्रेस्ट ग्लैंड पाई जाती है।
अगला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो क्या है, एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। एसेसरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सहायक ग्रंथियां। और आप सभी जानते हो फीमेल के अंदर 2 एसेसरी ग्लैंड पाई जाती है। फर्स्ट हम रखेंगे बर्थोलिन ग्रंथि को, बर्थोलिन ग्लैंड जिसको हिंदी में बर्थोलिन ग्रंथि बोलते हैं। सेकंड ब्रेस्ट ग्लैंड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तन ग्रंथि। तो इस प्रकार से फीमेल के अंदर 2 एसेसरी ग्लैंड पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड जिसको हिंदी में बर्थोलिन ग्रंथि बोला जाता है। सेकंड कौन सी होती है, ब्रेस्ट ग्लैंड स्तन ग्रंथि। अब देखिएगा बर्थोलिन ग्लैंड यानी बर्थोलिन ग्रंथि कौन सी होती है, वेजाइना के दोनों ओर एक एक सेब के बीज के आकार की ग्रंथि पाई जाती है, जो कि चीखने और क्षारीय द्रव का स्रावण करती है ताकि मैथुन की क्रिया आसानी से संपन्न हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से बर्थोलिन ग्रंथि कंप्लीट होती है, बिल्कुल छोटी सी है, आपको 2 लाइनें इसके अंदर लिखनी है। ब्रेस्ट ग्लैंड वो अपन डायग्राम के साथ अगली नेक्स्ट क्लास यानी 14 पार्ट के अंदर इसको